अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी। 9 दिन बाकी हैं। 8 फरवरी 2024 पाकिस्तान में आम इंतखाबात होने जा रहे हैं और आम इंतखाबात से पहले मामूल का मंजरनामा नहीं है। ये वो इलेक्शन नहीं है जो माजी में होते रहे हैं। बड़े मुख्तलिफ इलेक्शंस हो रहे हैं और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर सियासी जमात अपने बल्ले के निशान के साथ इन इंतखाबात में मौजूद नहीं है। वीकेंड के ऊपर कुछ बहुत ही अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। दो बड़ी सियासी जमातों मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोनों ने अपने मंशूर का ऐलान किया। बड़े दिल फरेब और हसीन वादे किए गए जो हमेशा किए जाते हैं, जिन पर अक्सर व बेशतर फिर अमल दरामद भी नहीं होता। सियासी जमातें ये कहती हैं कि हम अमल दरामद इस वजह से नहीं कर पाए क्योंकि हमारे वज़ीर आज़म को वक्त से पहले घर भेज दिया गया था। लेकिन जो भी उज़्र पेश किया जाए, जब आप इन मंशूर के ऊपर नज़र दौड़ाते हैं तो आपको ये पता चलता है कि ये वो बुनियादी बातें हैं जो 76 साल के बाद अगर हमारे हुक्मरान प्रॉमिस कर रहे हैं तो उनको अपने गिरेबानों में भी झांकने की ज़रूरत है कि अगर आप बुनियादी ज़रूरियात की फराहमी से भी अभी आगे नहीं बढ़ सके तो फिर इस मुल्क का क्या होगा। मुस्लिम लीग नवाज़ के वैसे तो मंशूर में तकरीबन हर चीज़ मौजूद है, एक मुनासिब मंशूर है। इसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, पीपल्स पार्टी का, बाकी जमातों के मंशूर तो मुनासिब है, लेकिन जब आप इनकी तकारीर देखते हैं, ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नवाज़, तो वो तकरीर रोड से नहीं उतरती हुई नज़र आती, ट्रेन से नहीं उतरती हुई नज़र आती। तकरीबन हर उस शहर में जहाँ पर मुस्लिम लीग नवाज़ ने जलसा किया, वहाँ पर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने या तो ये वादा किया है कि यहाँ से कोई मोटरवे निकाली जाएगी या फिर ये वादा किया है कि यहाँ पर कोई हवाई अड्डा दिया जाएगा। पाकिस्तान में जो नेशनल कैरियर है PIA, उसकी क्या सूरत हाल है, पाकिस्तान की एविएशन इंडस्ट्री इस वक्त कहाँ मौजूद है, और मियाँ साहब एक के बाद एक एयरपोर्ट बनाने का ऐलान करें। बहरहाल जो चाहे तेरा हुस्न करिश्मा साज करे, मियाँ साहब कुछ भी कर सकते हैं, कहीं से भी मोटरवे निकाल सकते हैं, लेकिन जो बुनियादी ज़रूरियात हैं, जो तालीम सेहत के मसाइल हैं, जो हायर एजुकेशन है, साइंटिफिक शोबे में तरक्की है या फिर इंडस्ट्रियल जोन्स का क़याम है, वो उनकी तकारीर में कम अज़ कम मिसिंग नज़र आता है। और इससे आपको पाकिस्तान के अवाम का माइंड सेट भी पता चलता है कि उनकी दिलचस्पी किस किस्म के मंसूबों में है, किससे वो एक सियासी जमात की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो जाहिर है कि जिस चीज़ की तलब होती है फिर उस चीज़ की रसद भी होती है। लोगों को भी सोचना चाहिए कि उनके अंदर ये ख्वाहिश क्यों मौजूद नहीं है कि उनको सेहत के और तालीम के बेहतर मौके मिलें। उनकी ये ख्वाहिश क्यों है कि वो ऑरेंज ट्रेन और ब्लू ट्रेन और मेट्रो बस और BRT चलती हुई, दौड़ती हुई देखें। हर वो मंसूबा जो सड़क से ऊपर नज़र आए उसमें दिलचस्पी क्यों है। नकासी आब क्यों इस मुल्क का मसला नहीं है, बेहतर तालीम क्यों इस मुल्क का मसला नहीं है, बुनियादी ज़रूरियात के ऊपर फोकस क्यों नहीं किया जाता, और ये मुतालबा करके झंझोड़ कर इन सियासी जमातों से क्यों नहीं कहा जाता कि ये हैं हमारी ज़रूरियात। बहरहाल वीकेंड जो है वो इस हवाले से भी बड़ा इंटरेस्टिंग था कि पाकिस्तान का एक बड़ा शहर रावलपिंडी, जिसकी सियासी तारीख़ और ख़ास तौर पर लियाकत बाग बहुत ही मशहूर है, यहाँ पर 2 बड़े जलसे करने की कोशिश की गई। मुस्लिम लीग नवाज़ ने भी कोशिश की कि यहाँ पर जलसा करे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जलसा इस वजह से अहम था कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी अपनी वालदा की शहादत के बाद, जो कि 27 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी के लियाकत बाग में हुई, उसके बाद पहली मर्तबा यहाँ पर खिताब कर रहे थे। और होना तो ये चाहिए था कि बेनज़ीर के बेटे को देखने के लिए पूरा का पूरा रावलपिंडी उमड़ आता, देखता कि ये वो लड़का है जो कि उस शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का बेटा है जिसने अपना आखिरी जलसा यहाँ पर किया था। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जलसे में शिरकत जो है वो बड़ी मायूस कुन थी। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की तकरीर जानदार थी, लेकिन मजमा जो है वो किसी भी सूरत शानदार करार नहीं दिया जा सकता। और हैरान कुन तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, जो कि पंजाब की बड़ी सियासी जमात होने की दावेदार है, उनके साबिक वज़ीर आज़म और सदर शहबाज शरीफ साहब जब यहाँ पर पहुँचे तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि रावलपिंडी डिवीज़न की मैं बात करूँ तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के इस्लामाबाद को भी अगर शामिल कर लिया जाए तो 35 कैंडिडेट्स हैं जो डायरेक्टली इलेक्शंस लड़ रहे हैं। मैं मखसूस नशिस्तों वालों की बात नहीं कर रहा। उसके बाद जो है वो अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ रावलपिंडी और इस्लामाबाद के डायरेक्ट इलेक्शंस में लड़ने वाले कैंडिडेट्स की बात करें तो 21 तादाद बनती है, 30,000 की कैपेसिटी है।
और कुछ लोग ये बताते हैं कि 5,000 से ज़ायद मजमा नहीं था, यानी 200 बंदा भी एक कैंडिडेट अगर नहीं ला सका मुस्लिम लीग नवाज़ का, तो फिर उनको भी सोचने की ज़रूरत है कि लोग उनकी तरफ माइल क्यों नज़र नहीं आते। कहीं ये वजह तो नहीं है कि मैदान में उनके हरीफ को जिस तरीके से निकाला गया तो लोगों का जोश व जज्बा ही ख़त्म हो गया। बहरहाल सियासी मंजरनामे के ऊपर और भी बहुत अहम खबरें थीं, जिस तरह आज नवाज शरीफ साहब ने जो है वो लाहौर में जलसा किया, लेकिन वादों का मरकज़ जो है वो वही नज़र आता है। फिर बड़ी हैरानकुन बात, एक बड़ा दिलचस्प बात हुई इन्हीं इलेक्शंस के हवाले से। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को चैलेंज किया इस वीकेंड पर। उन्होंने कहा कि जितने भी महज़ब मुआशरे हैं वहाँ पर प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट जो है वो बहस करते हैं, मुबाहिसा होता है, सदारती मुबाहिसे होते हैं। जो कैंडिडेट्स होते हैं वो अपना मंशूर बताते हैं, लोगों से कनेक्ट करते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के मनाजरे पर पहले तो मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सदर शहबाज शरीफ साहब ने एक बड़ा दिलचस्प बयान दिया, एक मशरूत तौर पर आमादगी का इजहार किया कि हम इस मनाजरे के लिए रेडी हैं। क्या कहा शहबाज शरीफ साहब ने, ज़रा सुनिए। मेहरबान ने कहा कि मैं नवाज शरीफ से मुनाजरा करना चाहता हूँ। मैं उसको कहना चाहता हूँ कि आप नवाज शरीफ को दावत दें, आपके सूबा का मुआयना करें, वहां पर मुनाजरा भी होगा, वहां पर मवाजना भी होगा। किसी को शेर से शिकायत है कि वो शेर शिकार नहीं कर रहा। 8 फरवरी आने वाली है, पता चल जाएगा, पता जाएगा कि शेर धाड़े मारेगा इंशाअल्लाह। शहबाज शरीफ साहब ने पहले तो मशरूत आमादगी का इजहार किया, फिर बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हम राज़ी हैं, आप आएँ। खैरपुर की भी दावत दी, थर पारकर की भी दावत दी, कहा साथ में चोलिस्तान के साथ मुवाजना भी हो जाएगा कि आपने चोलिस्तान में क्या किया, हम आपको बताएंगे कि हमने थर पारकर में क्या किया। लेकिन फिर होता ये है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इस मनाजरे के मशरूत आमादगी से भी पीछे हट जाते हैं। वो ये कहते हैं कि मनाजरे की क्या ज़रूरत है, नून लीग जो है उसके माजी गवाह है, उसके मंसूबे गवाह हैं। लेकिन आप लोगों ने धोखे में नहीं आना। मैं आपको एक गुफ्तगू सुनवाना चाहता हूँ जो पार्लियामेंट रुखसत होते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ऑन फ्लोर ऑफ द नेशनल असम्बली की। पाकिस्तान का वो ऐवान जिसको तमाम सियासतदान कम अज़ कम हमारे ख्याल में तो मुकद्दम जानते हैं, वहाँ पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने क्या कहा था, सुनिए। वक्त का जो हमारा सियासी यार है वो तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब सिर्फ मुस्लिम लीग नून का वजीर आजम नहीं है। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब शायद ज्यादा पीपल्स पार्टी का वजीर आजम है, ना कि मुस्लिम लीग नून का वजीर आजम। ऑपोजिशन के दिनों में तो थोड़ा बहुत वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को जानता था, पर आई मैनेज टू मैंने क्लोज अप शहबाज शरीफ साहब को ये पिछले 14 महीनों को देखा है, और जिस तरीके से जिस नीयत के साथ वो काम करता है और जो इसका वर्क एथिक है, मैं उसके बारे में गवाह देने के लिए तैयार हूं कि मैंने इससे बेहतर जो वर्क एथिक है पहले नहीं देखा है, और इसी किस्म की वर्क एथिक की जरूरत है। अब आप खुद सोचें कि ये पाकिस्तान की सियासत हो रही है या कोई बच्चे तू चोर मैं सिपाही खेल रहे हैं। हैरानकुन बात है, यही बिलावल भुट्टो जरदारी जिनका जो है वो थकते नहीं थे, दिन नहीं गुजरता था शहबाज शरीफ साहब और नून लीग की हिमायत में गुफ्तगू करते हुए, आज वो क्या कह रहे हैं वो आपके सामने है। जलसों में लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के वादे किए जा रहे हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसके हवाले से 2 बड़ी अहम चीज़ें। एक कॉल दी गई थी बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की तरफ से कि इतवार के दिन तमाम कैंडिडेट्स बाहर निकलें। मुख्तलिफ जगहों पर रैलीज हुई, हाथापाई हुई, तसादुम हुआ, आंसू गैस की शेलिंग हुई, पकड़ धकड़ हुई, जिसका मतलब यह है कि लोग तो निकले थे। डिस्प्यूटेड है कितने लोग निकले कितने नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अलबत्ता खुश नज़र आती है, उनके लोग सोशल मीडिया पर इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसका मतलब यह है कि वो कम अज़ कम सेटिस्फाइड हैं। अगर वो सेटिस्फाइड हैं तो फिर कोई और क्या एतराज़ कर सकता है। इंटरनेशनल मीडिया इसको कवर कर रहा है और ये पकड़ धकड़ अब आज़ाद उम्मीदवारों की भी हो रही है। इससे पाकिस्तान में इलेक्शंस की साख पर क्या असर होगा इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने बैक्ड कैंडिडेट्स के हवाले से जो वेबसाइट्स लॉन्च की, पोर्टल्स लॉन्च किए, वो पाकिस्तान में एक्सेस नहीं हो रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इल्ज़ाम ये है कि PTA ने
पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने इनको ब्लॉक कर दिया है, जबकि इसके हवाले से कोई सरकारी वर्शन मौजूद नहीं है। इसी तरह जो है वो इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। और आखिर में मैं आपको बताऊं कि इस वीकेंड के ऊपर एक गुफ्तगू बड़ी शद्दोमद से हुई कि शायद कुछ दावे किए गए कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को साइफ़र केस में मौत की सज़ा सुनाई जा सकती है। अब जिन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स देखी हों, जिनको मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट ने किन बुनियादों पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म और शाह महमूद कुरैशी साबिक वज़ीर ख़ारजा दोनों की ज़मानत देने का हुक्म दिया था, क्या उसके बाद भी ये गुंजाइश मौजूद है कि मौत की सज़ा जो है वो इस मुकदमे में या उम्र कैद सुना दी जाए? इस हवाले से गुफ्तगू जो है वो आज प्रोग्राम का हिस्सा होगी। मुझे अभी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। बैरिस्टर शुएब रज़ाक साहब हमारे साथ माहिर कानून मौजूद होंगे। जनाब हमारे साथ मौजूद होंगे महमूद मौलवी साहब, प्रेसिडेंट हैं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से हमें इख्तियार वली खान साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से फैसल करीम कुंडी साहब। ज़ाहिर है कि ये लोग अपनी इलेक्शन कैंपेन में भी मौजूद हैं, तो ये ड्यूरिंग द प्रोग्राम हमें ज्वाइन करेंगे। अब आपसे बात होती है आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। महमूद मौलवी साहब, कल हमने कराची में मनाजर देखे 3 तलवार पर जो हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैक्ड कैंडिडेट्स हैं। अब ना जमात जो है वो इलेक्शन में मौजूद है, ना बल्ले का निशान मौजूद है। इलेक्शन शेड्यूल आने के बाद जिस वक्त मुख्तलिफ सियासी जमातें अवाम से रब्ता मुहिम चलाती हैं, उस दौरान इस किस्म का कार्रवाई होना आपके ख्याल में अब कोई जवाज़ रह गया है इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई का? अगर कोई रैली निकालने की कोशिश करता है, जलसा कॉर्नर मीटिंग करने की कोशिश करता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ना जलसे को रोका आ जाना चाहिए अगर परमिशंस हैं, और ना जो है रैलीज को परमिशंस हैं तो। और देखिए, मगर मैं आपको उसके बरक्स ये भी कहूँगा कि हम सब पॉलिटिकल पार्टीज हैं और पॉलिटिकल पार्टीज को वायलेंस को अवॉइड करना चाहिए। आप ये देखिए ना, कल जो है रात को पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम में जो वायलेंस हुआ उसमें जाँ भाग हो गए लोग, ठीक है ना। एक शख्स जाँ भाग हुआ, दूसरे साहब जख्मी है। और यहाँ पे भी देखें, जो क्लिफ्टन में जो इदारों के अगेंस्ट जो वायलेंस हुआ वो भी जो है एक्सेप्टेबल नहीं है, और मेरे ख्याल से मजम्मत उसके अगेंस्ट मैं करता हूँ कि देखें, यहाँ पे अगर आप इदारों के अगेंस्ट वायलेंस को तरजीह देंगे और लोगों को ये कहेंगे कि जी आप अटैक करें, वो नाकाबिल कबूल है। और इसी तरह देखें, अगर ये चलता रहेगा तो ये मुल्क जो है मज़ीद डिज़ास्टर में जाएगा। क्योंकि अगर आप ये हाल इलेक्शन से पहले देख रहे हैं तो इलेक्शंस के बाद हम क्या चाहते हैं कि लोग रोडों पे हों और यही चीज़ें हों, वायलेंस हो, तो ये तो इकनॉमी को अफेक्ट करेगा। और जब ये इकनॉमी को अफेक्ट करेगा तो ये आम आदमी और गरीब आदमी के को अफेक्ट करेगा, क्योंकि महंगाई जब होगी सब में ज़्यादा मुश्किल गरीब आदमी को आएगा। और उसके नतीजे में देखिए ना, बेरोजगारी बढ़ रही है ऑलरेडी, क्योंकि इंडस्ट्रीज वैसे भी नहीं लग रही। अब आप मुझे बताएं, जो इंडस्ट्रीज चल रही है अगर वो भी कोई दिन बंद रहेंगी, कोई स्ट्राइक या इस वजह से, तो इंडस्ट्रियलिस्ट जो है कहाँ से मुलाजिमों को रख सकेगा? महमूद मौलवी साहब, हम इसको मिक्सअप कर रहे हैं। देखिए, वायलेंस की जो बात है, ये अंदाज़ा लगाना कि शायद वायलेंस हो जाए और इस प्रीटेक्स्ट के ऊपर सियासी जमातों को या सियासी उम्मीदवारों को जो इलेक्शंस में हिस्सा ले रहे हैं उनको एक्टिविटी करने की इजाज़त ना देना, तो फिर इलेक्शन काहे का? किस चीज़ का इलेक्शन है? पाकिस्तान का आइन बड़ा क्लियर है, सियासत
दानों के सियासी हुकूक, अवाम के सियासी हुकूक, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, इंटरनेशनल कन्वेनेंट हमने साइन किया हुआ है, और उसके बाद पाकिस्तान का आइन आर्टिकल 218 से 224 तक जो पाकिस्तान के इलेक्शंस के मामलात के ऊपर एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है पाकिस्तान की रियासत का पाकिस्तान के शहरियों के साथ, वो जिस किस्म का इलेक्शन प्रॉमिस करता है ये उसकी रूह के मुनाफी है। देखिए, एक चीज मैं बताऊं, आपने तस्वीरें देखी है जो एसएचओ के साथ जो वायलेंस हुआ है, आप वो तस्वीरें देख के अंदाजा करें ना। बिल्कुल देखिए, अगर पुलिस वालों के साथ वायलेंस करेगी आम आदमी तो फिर रेट ऑफ द गवर्नमेंट कहाँ जाएगा? देखिए, अगर कोई चीज है वो अपने हलकों में हर आदमी कर रहा है ना, मैं भी कर रहा हूँ, बहुत से सारे कर रहे हैं, इतने दिनों से कर रहे थे। मगर अगर आप इंतशार फैलाना चाहते हैं और ये इलेक्शन को कंट्रोवर्शियल करना चाहते हैं सोशल मीडिया के थ्रू और वायलेंस के थ्रू शहर के अंदर और इंटरनेशनल मीडिया के थ्रू, तो फिर तो आप मुल्क को डैमेज करने के जो है जराए ढूंढ रहे हैं। देखिए, हर तरीके से ये मुल्क को अगर हम डैमेज करने की कोशिश करेंगे तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि मुल्क की इकोनॉमी कहाँ जाएगी? अगर हर आदमी बैठ के किसी ना किसी तरीके से उसको डैमेज करने की कोशिश करे। देखिए, रेट ऑफ द गवर्नमेंट होना बहुत जरूरी है। यही वजह है कि आज महंगाई भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे, रेट ऑफ द गवर्नमेंट की वजह से। आप मुझे बताएं ना, जिसके मर्जी में जो आए वो करे। यही तो वजह है कि यहाँ पे दिन को भी लोग सिग्नल तोड़ के चले जाते हैं, और हमारे बराबर मुल्क में दुबई में रात के 2 बजे भी लोग सिग्नल नहीं तोड़ सकते। ये है रेट ऑफ द गवर्नमेंट। सही, मैं आपकी इस बात से मैं मुकम्मल तौर पे एग्री करता हूँ कि मुआशरा कुछ उसूलों के ऊपर चलता है। शुतरे बेमुहार की तरह न सियासतदान को छोड़ा जा सकता है ना हर किसी को, कि जिसके जो दिल में आए, कोई ज़ाब्ता नहीं है, कोई उसूल नहीं है, कोई कानून नहीं है, उस पर अमल दरामद ना करे। लेकिन क्या पाकिस्तान का आइन और कानून, उसकी एसेंस यही है? बैरिस्टर शुएब रज़ाक साहब, सीन्स आपने देखे हैं, आपके इल्म में, कॉन्टेक्स्ट आपके इल्म में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो मौजूद नहीं है इलेक्शन की रेस में, पल्ले का निशान भी नहीं है। जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनके लिए भी माहौल तो बुरा नज़र आ रहा है। ईसा, मेरे भाई बहुत सारी बातें कर रहे हैं, मिक्सअप कर रहे हैं। लोगों को राइट दे दें टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन, और वो कुछ नहीं मांग रहे। हर किस्म का हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है कि इस किस्म के इलेक्शन दुनिया के किसी मुल्क में नहीं हुए होंगे। आप ये इलेक्शन का ड्रामा ये बंद कर देते। लोग आपको सिर्फ एक चीज़ मांग रहे हैं कि जी हमने एक ख़ास पॉलिटिकल जमात को फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट हम वोट देना चाहते हैं। इस्लामाबाद में 3 हल्के हैं, कोई जलसा नहीं हो सक रहा। मैक्सिमम लोग एक ड्राइंग रूम में बैठ के जलसा कर रहे हैं। उनको पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से भी प्रेशर है उम्मीदवार पे कि आप कर सकते हैं, उनको इजाजत नहीं है, जिनको इजाजत है वो कर नहीं पा रहे। देखिए ना, जो लोग आप बेसिक ये बात नोट कर लें, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सा कानून आपको इलेक्शन प्रोसेस में जाने से रोकता है? कौन सा कानून आपको कहता है कि जिस पॉलिटिकल पार्टी को आप टारगेट कर लें, इससे आप इंतखाबी निशान ले लें और इसके ऊपर हर किस्म की कदगन लगा लें? और जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है उसके ऊपर बहुत प्रेशर है पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से भी कि आप निकल नहीं रहे। वो निकल के जाए किधर? पूरी उसके ऊपर रैकी हो रही है, और पूरी पुलिस, पूरी इंतजामिया, उनका कानून और आइन से और कोई नतीजा देख लेना। ये लियाकत बाग है जिसका मैंने रेफरेंस दिया, यहाँ पर आपने देखे होंगे बड़े बड़े जलसे हुए हैं। मोहतरमा बेनज़ीर, इवन मुस्लिम लीग नून ने बहुत बड़े बड़े जलसे किए हैं, तहरीक इंसाफ ने भी किए हैं। इस वक्त जो सूरत हाल, जो रिस्पॉन्स शहबाज शरीफ साहब को और बिलावल को मिला, इलेक्शन के दौरान आप तवक्को कर सकते थे ऐसा रिस्पॉन्स मिलेगा? आदत स्टेडियम खाली पड़ा है। नहीं, आदत स्टेडियम के अलावा लोगों के वहाँ जो, मैं तो उस पर नहीं पढ़ना चाहता, मैं ये कह रहा हूँ कि लोग आपसे मांग क्या रहे हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ दिस कंट्री लोग आपको कह रहे हैं जी मैंने वोट डालना है। लोगों को पॉलिटिकल एक्टिविटी में जाने दें, लेट पीपल डिसाइड। फॉर हेवन सेक आप लोगों को आप फैसला करने दें। जितनी बातें हो रही हैं, जितने इंस्टीट्यूशंस हैं, दे आर नॉट मेकिंग सेंस एट ऑल।
कोई काम की बात नहीं कर रहे, सब गलत बयानी कर रहे हैं। उसका आइन कानून और मुल्क की यकजहती से या टेररिज्म से या इकोनॉमी से कोई ताल्लुक नहीं है। लोगों के हालात क्या, आज आपकी इकोनॉमी, कल लोग जलसे ना निकालें तो आपकी इकोनॉमी इंप्रूव हो जाएगी। इस मुल्क में ज़िंदगी में आपको मार्शल लॉ भी मिले हैं, आपको मौलवी भी मिले हैं, आपको सियासतदान भी मिले, आपको इकोनॉमिक लीडर नहीं मिला। हमारा मसला इकोनॉमी है, ठीक है। लेकिन जहाँ तक इन इलेक्शन का ताल्लुक है, ये दुनिया, ये रिकॉर्ड होगा। अगर किसी के अंदर थोड़ी बहुत ही जुर्रत हिम्मत रह गई है टू मेक ए ऑब्जेक्टिव एनालिसिस, तो वो ये कहेगा कि इस किस्म के कदगन, इस किस्म का जुल्म एज फार एज पॉलिटिकल एक्टिविटी इज कंसर्न पहले कभी नहीं हुआ और बिल्कुल बेशर्मी से किया जा रहा है और उसको जस्टिफाई भी किया जा रहा है। लेकिन लोग क्या कह रहे हैं, अब उसमें मुझे और ईसा नकवी को ये फिक्र नहीं है कि किसको वोट देना है, लेकिन पीपल दे हैव डिलीवर्ड देयर मैसेज कि भाई हम आपके साथ नहीं हैं। अब मुझे तो ये लग रहा है 8 फरवरी को क्या होगा, किस तरह रोकेंगे, लोग निकलेंगे किस तरह। फैमिलीज बैठी होती हैं तो वीकेंड पे सारे बैठे हुए हैं, हर बंदा प्लान कर रहा है कि जी मैंने वोट डालना है। आप लोगों को वोट डालने दें या कहें कि जी हम आपको वोट नहीं डालने देते। आप सिर्फ एक कोशिश कर रहे हैं कि लोग वोट ना डाल सकें, लोग उस दिन बाहर ना निकल सकें। उसके लिए आप मुख्तलिफ जवाब पेश कर रहे हैं, लेकिन आपका कोई जवाब भी किसी के सामने कोई सेंस नहीं बना रहा। लोगों ने फैसला कर लिया है कि लोगों ने वोट डालना है और यकीन करें इतने डिटरमिन लोग, और ये मैटर भी नहीं कर रहा कि कोई ईसा नकवी, मुझसे कुछ लोग पूछ रहे हैं कि मैं 46 हल्के में मेरा वोट है, कि हमारा कैंडिडेट कौन है। कैंडिडेट का नाम नहीं पता, बट दे हैव डिसाइडेड कि हमने वोट डालना है। इट डजंट मैटर पहले क्या होता था कि आप कैंडिडेट आपके दरवाजे तोड़ दिया करते थे। तो लोगों को प्लीज, महमूद मौलवी साहब, मुझे ये बताएं कि जाहिर है कि इलेक्शन तो बहरहाल अब 8 फरवरी को हो रहा है, और जिस सूरत हाल में हो रहा है, 1 फरवरी को कॉमनवेल्थ दौलत मुश्तरका का एक 13 रुकनी वफ्द पहुंच रहा है पाकिस्तान। तकरीबन 13 ममालिक से उसमें मेंबर्स शामिल हैं, ऑस्ट्रेलिया से, कीनिया से, उसमें नाइजीरिया से, बरतानिया से, तकरीबन 13 ममालिक की रिप्रेजेंटेशन है कॉमनवेल्थ की। वो यहाँ पर मौजूद होंगे, वो ऑब्ज़र्व कर रहे होंगे इलेक्शन। इंटरनेशनल मीडिया गालिबन 150 के लोग, करीब लोग जो हैं उनको हम दे रहे हैं वीज़ाज़। अभी तक 50 से ज़ायद दिए जा चुके हैं। उनके आने का सिलसिला अगले 1-2 दिन में शुरू हो जाएगा। जब वो यहाँ पर पहुँचेंगे, पाकिस्तान के इलेक्शन प्रोसेस में जो इस वक्त चीज़ें चल रही हैं इसको रिपोर्ट करेंगे। उसकी बुनियाद पर, और यहाँ पर सफारत खाने वो सारे बैठकर मॉनिटर कर रहे होते हैं, वो अपने कैपिटल्स में ये रिपोर्ट पहुँचाएंगे कि ये है इलेक्शन, ये गवर्नमेंट जो बनी है वो इस प्रोसेस के थ्रू बनी है। मुस्तकबिल में आपको नहीं लगता कि जो भी हुकूमत कायम हो जाएगी उसको बड़ी मुश्किलात होंगी? जब आप 27 अरब डॉलर इकट्ठे करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको नवंबर 2024 तक 27 अरब डॉलर्स दरकार हैं, उसके लिए आपने मुख्तलिफ ममालिक जाना है, IMF जाना है, तंजीमों से मुआहदे करने हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लानी है। तो जब आप उनके पास जाएंगे, जिस हुकूमत की क्रेडिबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क मौजूद हो, वो क्यों कर ये कर पाएगी? देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मैं एग्री करता हूं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए और सबको वोट डालने का हक भी होना चाहिए और अपना कैंपेन करने का भी हक होना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं 100% एग्री करता हूं। मेरा सिर्फ एक ही जो है पॉइंट है कि देखें, हम एक मौजूद मुल्क में रहते हैं, यहाँ पे रिट ऑफ द गवर्नमेंट नहीं है। देखिए, चाहे किसी भी उसमें रिट ऑफ द गवर्नमेंट होना बहुत जरूरी है। मेरा ये नहीं कहना है कि देखिए जी उनको जलसा नहीं करने दिया गया, जो चीज़ गलत है वो गलत है। मैं आपको कहूँ, देखिए, जहाँ आप बल्ले के निशान की बात कर रहे हैं, बल्ले का निशान जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया वो एज पर रूल्स दिया। एज पर प्रैक्टिस अगर आप कहेंगे कि किसी ने भी नहीं, लोग नहीं कराते, मगर बदकिस्मती ये है कि इन्होंने उन रूल्स को, देखें, जब आप कानून के अंदर चले जाते हैं तो कानूनी नुक्ते के तहत हर रूल्स एंड रेगुलेशन है, इन्होंने उसको फॉलो नहीं किया, जो कि इनको कर लेना चाहिए था, बहुत आसान था।
इसमें कोई, ये मैं नहीं कहता हूँ किसी भी पार्टी में बदकिस्मती से, मैं ओपनली कह रहा हूँ आपको, डेमोक्रेसी तो है नहीं। हम बातें सब डेमोक्रेसी की करते हैं। देखिए यही तो वो बात है, यही तो वो बात है कि जब आप हर शख्स तस्लीम करता है इस बात को कि पाकिस्तान की किसी सियासी जमात में इलेक्शन जो है उसका प्रोसेस वो दुरुस्त तरीके से नहीं किया जाता, तो फिर एक जमात जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसके साथ जब ये होता है, बैरिस्टर साहब मुझे ये बताइए कि मामला जो है वो ज़ाहिर है कि किसी मजिस्ट्रेट के पास जाए, किसी सिविल अदालत के पास जाए, मातहत छोटी अदालत के पास जाए, वहाँ पर उनके पास तो इख्तियार नहीं है इनकी इंटरप्रिटेशन का। जिस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत की बात करते हैं और उसमें भी जब चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान खुद मुकदमा सुन रहे हों, तो क्या उन्होंने सिर्फ ये देखना है कि मेरे सामने किस वकील ने बेहतर आर्गूमेंट पेश किए या डॉक्यूमेंट्स पेश किए, या फिर ये उनका इख्तियार है कि आइन की किताब है, आइन की किताब की रूह ये है, उसमें एसेंस ये है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ये है, और वो बुनियादी हकूक़ हैं जिनके मुताबिक किसी भी पार्टी को बैन करने का तरीक़ाकार आर्टिकल 17 में लिखा हुआ है। तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान लेकर कोई और निशान देने का ऑप्शन आपका नहीं ख्याल के दिया जा सकता था कि ठीक है, तादीबी कार्रवाई के तौर पे, पनिशमेंट के तौर पे जुर्माना भी किया जाता है और आपसे ये निशान ले लिया जाता है, लेकिन अब आप फाख्ता के निशान पे पूरे मुल्क में इलेक्शन लड़ें या फलां निशान के ऊपर पड़ें, लड़ें, बल्ले पर ना लड़ें। लेकिन यहाँ पर बुनियादी तौर पर एक जमात इलेक्शन प्रोसेस से भी आउट हो गई है, उनके जो जनरल नशिस्तों के इव्ज़ अगेंस्ट जो मखसूस नशिस्तें हैं वो भी नहीं मिलेंगी। कोर्ट्स का एक मैंडेट है, इंसाफ करना, 187 ऑफ द आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंसाफ करना। आपने ये देखना है कि एक पॉलिटिकल पार्टी को आपने उससे सिंबल लेके, सारे लोगों ने वो प्रोसीडिंग्स देखी हैं, कदगन हुई हैं, गलतियां हुई हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपने करना क्या है? लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। हर बंदे के पास पिछले 25 साल से एक सिंबल है। 60% लोग इस मुल्क में अनपढ़ हैं। अगर बैलेट पेपर के ऊपर आपके 50 उम्मीदवार हैं, तो जो आपका कैंडिडेट को, जिसको मैंने वोट डालना है, उस 50 में से उसको निकालना, एक बंदे का जो पढ़ा लिखा नहीं है, वो किस तरह उस पर बैलेट पेपर के ऊपर ये कहेगा मैं इस बंदे को वोट दे रहा हूं। आपने टेक्निकलिटीज पे बात नहीं करनी होती। आप क्या आज से 5 साल के बाद जब ये जजमेंट आप पढ़ रहे होंगे या मैं पढ़ रहा हूँगा या हमारे बच्चे पढ़ रहे होंगे, आर दे गोइंग टू बी वेरी प्राउड ऑफ अस कि हमने जजमेंट दी है? लेकिन आजकल आप क्या कर रहे हैं, दासू केस से लेकर इस केस तक आ जाएं, हर चीज नकवी साहब सामने आ गई है कि किस तरह अदालतें मोनोपलाइज हुई, किस तरह अदालतों ने एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर जजमेंट्स दी। अब अदालतें कह रही हैं कि वो जुडिशल मर्डर है। मिसकैरेजेस ऑफ जस्टिस बहुत होते हैं पूरी दुनिया में, लेकिन इस तरह का सिस्टम कभी नहीं हुआ कि अदालत टोटली पैरालाइज हो जाए। सही। और शुभ रज़ाक साहब, मुझे ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। कादिर मंदोखेल साहब भी पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद होंगे और उनसे पूछेंगे कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं, उन्होंने चैलेंज दिया था, उस चैलेंज का क्या बना। बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कादिर खान मंदोखेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। पाकिस्तान में इलेक्शंस का जो माहौल बन रहा है, मंदोखेल साहब मुझे बताइएगा कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस वक्त पंजाब के ऊपर फोकस किया हुआ है और मुस्लिम लीग नून को निशाने पर रखा हुआ है। उन्होंने एक चैलेंज किया मुनाजरे का, फिर मशरूत तौर पर शहबाज शरीफ ने कबूल कर लिया। फिर शहबाज शरीफ साहब जो हैं, उन्होंने जब
बिलावल की तरफ से आ गया कि ठीक है वो उस शर्त के लिए भी तैयार हैं, थरपारकर आ जाएं या खैरपुर आ जाएं। अब शहबाज शरीफ साहब ने उससे भी इनकार कर दिया। लेकिन मेरा आपसे सवाल यह है कि 9 अगस्त से पहले शीरो शक्कर थे, एक साथ बैठे हुए थे, और आज ये सब कुछ कहना, उस वक्त ये कह रहे थे कि सबसे अच्छा वर्क एथिक शहबाज शरीफ के, आज कहते हैं शोबाज हैं। उस वक्त कहते थे कि नून लीग का जो वज़ीर आज़म है वो नून लीग से ज़्यादा पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म है, और अब ये कहते हैं कि शेर है खून चूसता है। कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? ये तो नूरा कुश्ती है। देखिए, नूरा कुश्ती नहीं है। पहली बात तो आप ये समझ लें कि मुस्लिम लीग नून का और एमक्यूएम का इतिहास टूटा सिंध में सीट एडजस्टमेंट पे, और मेरे वाले सीट पे जिसमें मैं खड़ा हूँ NA 242 कराची से, जी। ठीक है। न मुस्तफा कमाल विड्रॉ हो रहा था, न शहबाज शरीफ साहब विड्रॉ हो रहा था, अनाउंस कर दिए, और फिर उनका इत्तेहाद इसी सीट की वजह से टूट गया है। लेकिन उसके बावजूद शहबाज शरीफ दस्तबरदार हो गया बगैर एमक्यूएम को सपोर्ट किए बगैर। आप लोगों ने वजह जानने की कोशिश की है मीडिया हाउसेज ने? नहीं, क्योंकि होता है बहुत सारे चैनल को करोड़ों रुपए जो ना इश्तिहार मिलते हैं नून लीग की तरफ से। आप मुझे बताओ कि सर मेरा प्लेटफॉर्म हाजिर है, अगले 3 मिनट नून लीग ने जो किया बताएं। सुन ले इस शहबाज को तो मैंने भगा दी यहाँ से इसके कागज मैंने चैलेंज किए, इसका ताइद कुन्ना और अठाने एक आदमी था, ये नाइली से बचने के लिए भागा है, वरना मैदान खाली कैसे छोड़ा इसने। दूसरी बात आपने कहा, बिल्कुल ये शख्स मेरे मुकाबले में खड़ा था 2018 में, यहाँ दावा किया था लाहौर की गलियां जैसा बनाऊंगा। मैं बार बार मिन्नतें कर रहा था कि शहबाज शरीफ साहब, आपको और मेरे हल्के के लोग पानी की बूंद बूंद तरस रहे थे, लेकिन एक सवाल ही ना उसने मुलाकात की, न 1 रुपए का काम दिया है। फिर आपने जो बिलावल साहब की बात की, तो बिलावल साहब ने उनको कहा शहबाज स्पीड, कोई शक नहीं है, आपको पता है शहबाज स्पीड बोल के हमने ये कहा कि ये दिलचस्पी लेगा। आपने जिस तरह स्पीड पंजाब में दिखी है, कराची में भी है, लेकिन कराची दुश्मनी से वो बाज नहीं है। K4 मंसूबे के लिए सिर्फ 17 अरब दिए, जो कि आधे से ज्यादा तनख्वाह में चले गए। K5 मंसूबा जिसमें शहबाज शरीफ का और मेरा हल्का खुद, तो उसके लिए 1 रुपए नहीं दिए। तो आप मुझे बता दो कि हमने अब सारी मिनिस्ट्री उनके पास थी, हमारी बस मिनिस्ट्री थी वजारत खारजा। आप देखिए दुनिया से जोड़ा बिलावल साहब ने, आपको पता है कि FATF से नाम ग्रे लिस्ट पे नाम निकल गया। GSP प्लस में जहां 16,000 अरब की सब्सिडी मिल रही थी वो मिल गई पाकिस्तान को। सऊदी अरब जिसने 4% सूद पे PTI हुकूमत को पैसे दिए थे, $2 अरब खड़े खड़े उनसे वापस लिए। हमारे ताल्लुकात की वजह से वो वापस सऊदी अरब ने दिए। तो भाई हमने तो अपनी मिनिस्ट्री की परफॉर्मेंस दिखाया है। शहबाज शरीफ साहब और इनके लोगों के क्या दिखाया वो तो आप दिखा दे। इसी वजह से हम इसको कह रहे थे कि आप शोबाजी कर रहे हो, आप एक मुजरिम था शख्स। मैं एज ए वकील आपको बता रहा हूं, आप तो टॉपिक पे एक शख्स वकील मुजरिम था, और अपील का टाइम है 20 दिन। ये शहजादा पहले 6.5 साल बाद आया, इसकी अपील मंजूर हो गई है, मुजरिम से मासूम बन गया। उसके बाद अगली मर्तबा सजा हो गई है, मुजरिम बन गया, फिर 4 साल बाद आ गया 20 दिन के बजाय, और मुजरिम से फिर मासूम आदमी बन गया। तो ये अदालतें अपनी मजाक उड़ा रही, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। दुनिया में 139 नंबर पे हमारी जुडिशल सिस्टम, मैं तो कहता हूँ इस सिस्टम को खत्म कर दे, नए सिरे से ऑर्गेनाइज कर दे, इसकी जरूरत नहीं है पाकिस्तान में। आखिरी उम्मीद होती है अदालत, और अदालतों का अगर ये हाल है, अभी आजकल आप हाल तो देख ले अदालतों का, ये केसेस कौन से उठा रहे हैं। सिंध हाई कोर्ट के एक जज है, बोले ये जो इश्तिहार लगे हुए ये हटाओ। भाई आपका क्या काम है इश्तिहार से? इलेक्शन कमीशन काम है आपके पास जो लाखों केसेस पेंडिंग पड़े हुए 50 साल से, अब उसको देख ले। ये इश्तिहार ली नहीं है, ये फला कैंडिडेट का पोस्टर इतना सही, भाई आपका क्या काम है इसे? तो सवाल यह है, जब उस मुल्क में आपकी जुडिशरी ऐसी हो और वहां जाके 139 नंबर पे हो, तो उसके बाद क्या इस मुल्क को रोना है? शहबाज शरीफ या मुजरिम नवाज शरीफ वो सजा याफ्ता हो के और अगले दिन फिर 1 हफ्ते के अंदर या 3 मिनट के अंदर जो ना वो मासूम बन जाता है। ये है हमारा जुडिशल सिस्टम। मंदोखेल साहब, मैं आपकी हर बात मान लेता हूँ। नून लीग को जो आपने गुफ्तगू की उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनसे मैं खुद भी इत्तफाक करता हूँ, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि जो आपकी आंखें खुली 9 अगस्त के बाद, ये कैसे खुली? 9 अगस्त से पहले तो शहबाज शरीफ का वर्थ एथिक सबसे बेहतरीन था, और वो नून लीग से ज्यादा पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म थे। शहबाज शरीफ को अपने खानदान वज़ीर आज़म नहीं देखना चाहती, आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो ने उसको वज़ीर आज़म बनाया, और मैंने असेंबली में भी उसको वो सारी चीजें जो उनकी गंद थी मैंने अब वो की है। मरियम नवाज साहिबा ने डायरेक्ट मेरी कायदीन को शिकायत की मेरी,
मैं तो उस वक्त भी दे रहा था, मैं तो उसको उस वक्त भी कहता था कि ये लोग जो ना ये इस एतबार के काबिल नहीं है कि आपके साथ चल सके, ये अपने गर्ज के अलावा कुछ नहीं जानते। जब इनका गर्ज पड़ता है तो जाग पंजाब जाग, और जब थोड़ी सी झटका लगता है तो मुल्क से फरार हो जाता है। आज भी वो पूरा पाकिस्तान में अगर इनकी जलसे है तो बोले एयरपोर्ट बनाएंगे। ये शब नवाज शरीफ अपने भागने के लिए एयरपोर्ट बना रहा था कि किसी एयरपोर्ट से भी भाग गए वो। सही, बड़ा बड़ा इंकशाफ किया आपने कि फैमिली खुद नहीं बनाना चाहती थी और जरदारी साहब ने और बिलावल ने जो है वो किया उनको कि वो वज़ीर-ए-आज़म बन जाएं। महमूद मौलवी साहब, मंशूर आ रहे हैं, ये डिबेट भी चल रही है, लड़ाई भी चल रही है, सियासी तकारीर भी हो रही हैं। मंशूर के हवाले से बात करें तो इतने अनरियलिस्टिक प्रोमिसेस, आपकी जमात ने भी कहा कि 300 यूनिट वाले तक को फ्री कर देंगे बिजली, जिसका मतलब यह है कि 85% पाकिस्तान बिल नहीं देगा। हाउ इज़ इट पॉसिबल? ऐसे वादे क्यों किए जाते हैं सियासतदानों से की तरफ से जिन्होंने आखिरकार टूटना होता है? महमूद मौलवी साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? महमूद मौलवी साहब, आपको मेरी आवाज आ रही? भैया सिग्नल प्रॉब्लम आ रहा है। अब जरा सुनिए, मेरा सवाल सुन लीजिए। आप लोग तकारीर कर रहे हैं, सियासी वादे कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। यही वो मौसम है जिसमें आवाम के साथ घुल मिल जाता है सियासतदान। ये जो दिल फरेब और हसीन वादे हैं आपके, इसमें से एक वादा ये भी है कि 300 यूनिट तक बिजली फ्री दे दी जाएगी। ये एप्लीकेबल कैसे है? 85% पाकिस्तान को कैसे फ्री बिजली देंगे? क्यों ऐसा वादा करते हैं सियासतदान जो पूरा नहीं हो सकता? आवाज़ फिर नहीं जा रही। चलें, शुएब रज़ाक साहब, खबर जाहिर है कि ये भी चली कि इमरान खान साहब को, साबिक वज़ीर-ए-आज़म को फांसी की सज़ा जो है वो सुनाई जा सकती है या उम्र कैद सुनाई जा सकती है। मैं मेरिट्स ऑफ द केस पे बात नहीं कर रहा। जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उसने ज़मानत जो दिया फैसला, अतर मिनल्ला साहब के भी, दीगर जज साहिबान के भी रिमार्क्स भी आपने सुने होंगे, तो और फिर ये भी कहा गया कि इन रिमार्क्स से मुतासर हुए बग़ैर ट्रायल कोर्ट जो है वो इसका फ़ैसला करे, ज़मानत जिन बुनियादों पर दी गई। लेकिन वाकई क्या बहैसियत कानूनदान आप ये समझते हैं कि अट्रैक्ट करती है ये जो डेथ सेंटेंस है, कैपिटल पनिशमेंट केस? ये वही एक जुडिशल मर्डर होगा। इस जुडिशल मर्डर को हम पिछले 30-40 साल से बार बार कह रहे हैं और उसमें हमारी जुडिशरी बड़ी नादम भी है। और इससे ज़्यादा आप क्या कह सकते हैं कि इस इशू को इतना बड़ा बना के आप एक पॉपुलर लीडर को बेसिकली मेरिट्स ऑफ द केस पे ना उस ट्रायल कोर्ट में बहस नहीं हो रही। इंस्ट्रक्शंस हैव बीन गिवन कि आपने कैपिटल पनिशमेंट देनी है और वो जिस तरह हो रहा है, ट्रायल हो रहा है, हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार बार कह रही है कि जिसको रोक दें, बार बार कह रही है इसको रोक दें, वो नहीं रोका जा रहा। पता नहीं उनको इंस्ट्रक्शंस कहाँ से मिली हैं। हाई कोर्ट के अंदर होती है आपकी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी और वो उनको सुनने को तैयार नहीं है। वैसे मामूल क्या है कि अगर वकला जो हैं वो ज़ाहिर है कि ज़िंदगी के साथ जुड़े हुए हैं बहुत सारी चीज़ें, अब इलेक्शन भी चल रहा है, बहुत सारे वकील इलेक्शन भी लड़ रहे हैं आपकी बिरादरी के, फिर ज़िंदगी में खुशी गमी भी आती है, शादी ब्याह भी होता है और आजकल सर्दियों का मौसम है, बीमार भी हो जाता है। वकील के ना आने के ऊपर इतनी जल्दी वो पीटीआई कह रही है कि दे आर सेंसिंग फाउल प्ले, कि जिस तरीके से स्टेट काउंसिल अपॉइंट किया गया, 1 या 2 दिन की अदम हाजिरी का वो तस्करा कर रहा है। एक तो मैं इसमें समझता हूँ कि इट वाज ए वेरी इंपॉर्टेंट केस, इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट केस। तो आपको लीगल टीम बहुत ज़्यादा है, दे नीड टू बी देयर पहले। दूसरा, एज़ फार एज कोर्ट इज़ कंसर्न, कोई जेन्युइन रीज़न होती है तो कोर्ट उसी दिन एडवर्स ऑर्डर नहीं देती बिकॉज आपके पास वकील साहब पेश नहीं हुए। वकील जनरल एजेंडा पे चले जाते हैं, हम कभी छुट्टियों पे चले जाते हैं, हम 1 महीने के लिए कह देते हैं जी हम 1 महीना अवेलेबल नहीं है, तो कोई एडवर्स एक्शन हमारे खिलाफ, हमारे क्लाइंट के खिलाफ नहीं होता। ये नॉर्मल प्रैक्टिस है। तो जैसा मैंने पहले कहा, इसको अवॉइड कर सकती थी लीगल टीम, दे शुड हैव बीन देयर। देखा ना, इंपॉर्टेंट केस है। जब आपको खदशात भी बहुत हैं, जब आपको ये भी पता है कि हम यहाँ अवेलेबल नहीं होंगे,
तो क्या से क्या हो जाएगा, जो कि हो गया है। तो आप उनको चांस क्यों दे रहे हैं? ठीक है, लेकिन साथ साथ अदालत की तरफ से भी ये बहुत ही उजलत का मुजाहरा है, और मुझे लग रहा है कि इसका लीगल इशू से कोई ताल्लुक नहीं है। इंस्ट्रक्शंस दे वर गिवन, उन्होंने कहा जी आप स्टेट काउंसिल पेश कर दें। अब स्टेट काउंसिल पहले ही आप अदालत पे खदशात का इजहार कर रहे हैं। आप हाई कोर्ट में जा रहे हैं, हाई कोर्ट ऑर्डर दे रही है कि जनाब इस ट्रायल को रोका जाए। आप उसी ट्रायल में ना तो आप ट्रायल रोक रहे हैं, उसी ट्रायल में आप गवर्नमेंट की तरफ से आप वकील अपॉइंट कर रहे हैं। अब इतने इंपॉर्टेंट केस में दो जो मुल्ज़मान हैं वो अदालत में किस तरह उसके साथ निगोशिएशन कर सकते हैं, किस तरह इंफॉर्मेशन कर सकते हैं, किस तरह उसको इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। सही। अच्छा, वक्त कम रह गया, आई नीड योर कमेंट, क्योंकि सिंस योर सब्जेक्ट इज़ अपना कानून, आइन, अदालत, ये सारा आपका सब्जेक्ट है। ये दो मेरे सामने जो है वो मंशूर मौजूद हैं। पीटीआई प्रॉमिस करती है कि मुल्क में रियासत मदीना कायम हो, इस मुल्क में अमीर और गरीब के लिए दो अलग कानून नहीं हो सकते, कानून की अमलदारी हो, सब अपने दायरे में रहकर कानूनी फ़राइज़ अंजाम दें, सबके लिए कानून हो। पाकिस्तान की एक और बड़ी सियासी जमात मुस्लिम लीग नवाज़ जो है उसका सियासी मंशूर जो है उसमें देखें तो वो भी कहते हैं कि जनाब आर्टिकल 62-63 को असल हालत में बहाल किया जाएगा, अदालती कानूनी पंचायत सिस्टम और तनाज़ात के तस्फ़िये का मुतबादिल निज़ाम होगा, अदालती कानूनी और इंसाफ के निज़ाम में इस्लाहात की जाएंगी, बरवक्त और मौसर अदालती निज़ाम का नफाज किया जाएगा, मौसर मुनसिफाना और बरवक्त प्रोसिक्यूशन होगी, यकीनी बनाया जाएगा कि बड़े और मुश्किल मुकदमात का फ़ैसला 1 साल के अंदर होगा। 76 साल के बाद ये वो बुनियादी चीज़ें हैं, आइन, कानून, उसकी अमलदारी, किसी भी रियासत के पनपने के लिए, तरक्की करने के लिए आज भी वो सियासी जमातें, पीटीआई जो 42 माह हुकूमत कर चुकी और मुस्लिम लीग नून जो पता नहीं कितने अरसा हुकूमत कर चुकी, किसको जिम्मेदार ठहराएं? ये प्रोमिसेस करेंगे। बहुत प्यारी बात की। मैं शायद कान वासी रेफरेंस में नैब में आई वाज डिफेंडिंग 2-3 क्लाइंट्स इन द सेम। तो पीटीआई की गवर्नमेंट थी, हमारा अलमिया क्या है, मेरे जैसे बंदे वकील का क्या अलमिया है, हम हमेशा गवर्नमेंट के साथ ही लड़ते रहे। पीटीआई एक दिन में ऑर्डिनेंस ले आती थी टू फैसिलिटेट सर्टन पीपल, हम उसके खिलाफ भी जा रहे थे, बहुत सारी बातें होती। ये सारी बातें जब ये गवर्नमेंट में आए, लेकिन इसमें आप पीटीआई निकल नहीं सकती। जब ये भी गवर्नमेंट में थे तो इनका टारगेट भी ये था, ये भी कहते थे कि इनको सजाएं क्यों नहीं हो रही, और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बना दो। आया जनाब, और ऑर्डिनेंस देखे 3 ऑर्डिनेंस आए थे 3 दिन में पीटीआई गवर्नमेंट में रिगार्डिंग नैब, और हमें रोज पढ़ना पड़ा जज के। तो ये वजह ये हो रही है कि इन्होंने ये वैसे ही फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट। सर, आई बीन टोल्ड आई हैव रन आउट ऑफ टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर शुएब रज़ाक साहब, महमूद मौलवी और जनाब मंदो खेल साहब। पाकिस्तान में 9 दिन के बाद इंतखाबात हैं, सोच समझ कर फैसला कीजिए। जो मोहर आप जाकर लगाएंगे वो कहीं आपके मुस्तकबिल पर मोहर साबित ना हो। सोच समझ कर फैसला कीजिए। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।